बहन की शादी में आने का। तो अपने मित्र को अपनी बहन की शादी में आने का निमंत्रण देते हुए पत्र लिखो। तो दोनों में से कोई एक कर सकते हो। देखो मैंने दोनों आपको बता दिया, मतलब लेटर लिखना भी मैं सिखा चुका हूँ, आप लोग सर्च करना। देखो जो चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार वही चीज रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, टाइम भी वेस्ट होगा। तो आप लोग जाकर सर्च करो क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर शुभम लेक्चरर, तो आपको वो वाला क्लास भी मिल जाएगा। तो जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि क्लास वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग सर्च कर लेना। अब जब हम चलेंगे अपने सेक्शन सी ग्रामर पढ़ना, तो ग्रामर का मैं सॉल्यूशन भी दूंगा, क्योंकि ग्रामर पोर्शन का सॉल्यूशन देना बहुत जरूरी है। तो चलो भैया ग्रामर पोर्शन पे हम लोग आ चुके हैं, सेक्शन सी। ये सेक्शन सी टोटल 25 नंबर का रहता है, 25 मार्क्स का, ठीक है। तो अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, सिंटैक्स और एंटोनिम्स होंगे। देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दो दो नंबर के एक एक क्वेश्चन रहेंगे, 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। जैसे ए देखो, वन हु अबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ इज एन, यानी कि वन वो हु जो अबंडेंस मतलब त्याग देता है, हिज रिलीजियस अपने धार्मिक फैथ विश्वास को इजैन कहलाता है। मतलब जो व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वास को त्याग देता है वो क्या कहलाता है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। फर्स्ट है एथीस्ट, सेकंड है एपोस्टेट, थर्ड है इन्फिडेल, फोर्थ है ऑप्टिमिस्ट। एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक, एपोस्टेट का मतलब होता है धर्म त्यागी, इन्फिडेल का मतलब होता है बेवफा, और ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। तो भैया सीधा सीधा दूसरा ऑप्शन सही होगा, एपोस्टेट। देखो ऐसे लिख दो, फोर्थ का ए सही, ए का दूसरा सही है एपोस्टेट। एपोस्टेट का मतलब होता है धर्म त्यागी, तो जो अपने धार्मिक विश्वास को त्याग देगा वो धर्म त्यागी ही तो कहलाएगा। तो आपका दूसरा सही है बी। द फ्रेज पुल ए फास्ट वन मीन्स, मतलब जो फ्रेज हमारा है पुल ए फास्ट वन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो फर्स्ट है टू पुल फोर्सफुली, यानी कि बलपूर्वक खींचना, ठीक है। दूसरा है टू पुल समवन हु इज फास्ट, किसी तेज चलने वाले को खींचना। थर्ड है टू डिसीव, धोखा देना। फोर्थ है टू लिफ्ट, ये हैवी लोड, भारी बोझ उठाना। तो भैया पुल ए फास्ट वन का मतलब होगा टू डिसीव, यानी कि धोखा देना। तो आपका बी का थर्ड वाला सही होगा, टू डिसीव, ऐसे लिखना है, ठीक है। देखो इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें वो भी मैंने आपको बता रखा है, आप लोग सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। सी देखो सिनोनिम्स है, द सिनोनिम ऑफ अलाउ इज, अलाउ का सिनोनिम क्या होगा, अलाउ का मतलब होता है अनुमति, ठीक है। तो एडमिट, एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना। परमिट, परमिट का मतलब होता है आज्ञा देना या अनुमति देना। थर्ड है सबमिट, सबमिट का मतलब जमा करना। कमिट, कमिट का मतलब प्रतिबद्ध। तो भैया परमिट होगा। देखो सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, सिनोनिम्स का मतलब समानार्थी शब्द। देखो अलाउ का मतलब भी अनुमति देना या आज्ञा देना, परमिट का मतलब भी अनुमति देना या आज्ञा देना। तो दोनों के अर्थ समान है, तो ये समानार्थी शब्द होंगे, यानी कि सिनोनिम्स आपके होंगे। ये ध्यान रखना चीजों को, ठीक है। तो ये आपका हो गया भैया सिनोनिम्स। डी देखो, आई प्रीफर ये पेंसिल, आई प्रीफर ये पेन देन ये पेंसिल, मतलब मुझे पेंसिल की अपेक्षा कलम अधिक पसंद है। इसमें व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है, ये सिंटैक्स है। प्रीफर में गलती है, पेन में, देन में या पेंसिल में। भैया इसमें देन में गलती है, थर्ड देन नहीं होगा। आई प्रीफर ये पेंसिल, ए पेन टू ये पेंसिल, टू रहेगा शायद। तो ये आपका इसका परमिट हो गया, इसका देन सही होगा, डी का थर्ड सही हो जाएगा। अब एंटोनिम्स पे आते हैं। देखो द एंटोनिम ऑफ गेदर इज, गेदर का एंटोनिम क्या होगा, गेदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, या इकट्ठा। तो फर्स्ट है टुगेदर मतलब एक साथ, सेकंड है अदर अन्य, थर्ड है स्कैटर यानी कि तितर बितर करना, फोर्थ है बोदर यानी कि परेशान करना। तो भैया स्कैटर होगा। देखो गेदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, स्कैटर का मतलब होता है तितर बितर करना। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हो। तो गेदर का मतलब इकट्ठा करना, स्कैटर का मतलब तितर बितर करना, मतलब इधर उधर करना, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है। चलो ये भी हो गया। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट पे। अभी ग्रामर पोर्शन फिनिश का हुआ, अभी तो 10 नंबर खाली हुआ, ठीक है। अब हम चलेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, इन सब पर। देखो 5 का ए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। आपको दो डायरेक्ट स्पीच दिए रहेंगे, एक ये, दोनों में से किसी एक को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। मैं दोनों बताऊंगा। देखो जैसे रोहन सैड, रोहन ने कहा आई शैल गिव यू, मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मैं तुम्हें दूंगा ये 100 रुपये नोट, नाउ एक 100 रुपए का नोट अब, ठीक है। तो रोहन ने कहा मैं तुम्हें अभी 100 रुपए का नोट देता हूँ या दूंगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग बताएं, थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना, रोहन सैड, रोहन ने कहा आई शैल गिव यू ये 100 रुपये नोट नाउ, मैं तुम्हें अभी 100 रुपए का नोट दूंगा। तो रोहन ने मुझसे कहा, यहाँ पे मी छिपा है। और ये आपका कौन सा सेंटेंस है, देखो आई है भैया, ये असर्टिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये इंपरेटिव नहीं है, ये ऑप्टेटिव नहीं है, ये असर्टिव है।
तो इसको ऐसे लिखेंगे, रोहन टोल्ड मी। मैंने कहा मी छिपा है तो रोहन टोल्ड मी, बीच में डैट लगाएंगे। अब देखो आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है रोहन, रोहन के लिए सब्जेक्टिव केस हम ही यूज करेंगे। तो ही इसके साथ उड लगेगा, देखो सैल शुड में बदलता है, बिल उड में बदलता है, तो ही उड गिव मी। देखो ये आपका यू है, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट मी है यहाँ पे, इसीलिए मैंने कहा था मी मान लो मेरे भाई। तो ये यू मी से बदलेगा तो मी हो जाएगा। ये 100 रुपीज नोट नाउ बदल जाएगा देन में। बस हो गया भाई, 2 नंबर कंप्लीट। तो रोहन टोल्ड मी दैट ही वुड गिव मी ये 100 रुपी नोट देन, बस हो गया। दूसरा, द प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज, प्रिंसिपल ने लड़कों से कहा, ये बच्चों से कहा, डू नॉट एंटर द क्लास, यानी कि क्लास में प्रवेश मत करो। इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे? तो देखो ये कौन सा सेंटेंस है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो द टीचर फॉरबेड कर दो, फॉरबेड का मतलब होता है मना करना। देखो हमारे प्रिंसिपल साहब मना ही कर रहे हैं, तो द प्रिंसिपल फॉरबेड द बॉयज टू। अब देखो अगर आपने फॉरबेड लगा दिया तो वो निगेटिव खुद में होगा, तो यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा, टू एंटर द क्लास, बस इतना लिख दो। तो ऐसे लिख देना, द प्रिंसिपल फॉरबेड द बॉयज टू एंटर द क्लास, 2 नंबर इसका होगा। दोनों में से कोई एक ही करना है, मैंने दोनों बता दिया। तो द टीचर फॉरबेड द बॉयज टू एंटर द क्लास, मतलब फॉरबेड अगर आप लोग लगा देते हैं तो यहाँ पे नॉट टू लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे फॉरबेड मैंने ये खुद में निगेटिव है, ठीक है। चलो अब चलते हैं सिंथेसिस पे। देखो बी, सिंथेसिस का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट उसका मीनिंग ना बदले। देखो कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आपको ब्रैकेट के अनुसार कंबाइन करना है। देखो यू सेंट मी ए बॉय यस्टरडे, तो आपने कल मुझे एक लड़का भेजा था, आई एम इम्प्रेस्ड विथ हिम, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। 2 सेंटेंस है, दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो लिखेंगे, देखो कुछ ऐसे लिखेंगे, आई एम इम्प्रेस्ड विथ द बॉयज, मैं उस लड़के से प्रभावित हूँ, होम जिसको यू सेंट मी यस्टरडे, आपने कल मेरे पास भेजा था। तो मैं उस लड़के से प्रभावित हूँ जिसको कल आपने मेरे पास भेजा था। तो यहाँ पे हुम मैंने लगा दिया, हुम लग गया, मतलब ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। दूसरा वाला देखो, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, उसने कड़ी मेहनत की, ही डिड नॉट सक्सीड, उसे सफलता नहीं मिली। इसको कंपाउंड सेंटेंस में आपको बदलना है। तो इसको कैसे बदलेंगे? कुछ इस प्रकार से, देखो ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की, बट लेकिन ही डिड नॉट सक्सीड, वो सफल नहीं हुआ। तो उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वो सफल नहीं हुआ। बस इतना लिख दो भाई, 2 नंबर इसका कंप्लीट। बस ऐसे ही कंपाउंड सेंटेंस में आपको चेंज कर देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन की बारी आती है, सी वाला देखो, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आपको ब्रैकेट के अनुसार यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे देखो फर्स्ट है, ही कुड रीड द इंग्लिश बुक, वो अंग्रेजी की किताब पढ़ सकता था। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, एक्टिव दिया गया है पैसिव वॉइस में, तो वो इंग्लिश की किताब पढ़ सकता था। कौन पढ़ सकता था? वो क्या पढ़ सकता था? इंग्लिश बुक। तो इंग्लिश बुक जो होगा ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे द इंग्लिश बुक, कुड लगाएंगे, कुड के साथ बी लगाएंगे क्योंकि पैसिव वॉइस में बी लगाते हैं, तो कुड बी रीड बाय हिम कर देंगे, बस हो गया। देखो ऐसे कुछ लिखेंगे, सी का फर्स्ट, द इंग्लिश बुक कुड बी रीड बाय हिम, ऐसे आप लोग लिख देना, नंबर मिल जाएगा। दूसरा, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, मुंबई भारत का सबसे अच्छा शहर है। इसको कॉम्परेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये सुपरलेटिव डिग्री में है, तो लिखेंगे नो अदर सिटी इन इंडिया इज बेटर देन मुंबई, यानी कि भारत में मुंबई के जितना अच्छा कोई और शहर नहीं है। भैया 2 नंबर इसका भी कंप्लीट होगा। तो ऐसे करना। सिंटैक्स की बारी आती है। देखो सिंटैक्स आपका ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। देखो करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पे कहाँ गलती है? सन राइजेज इन द ईस्ट मतलब सूर्य पूर्व में निकलता है, तो इसमें गलती कहाँ है? देखो सन के आगे हम हमेशा द लगाते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऐसे लिखोगे ये सही होगा। द नहीं लगा, देखो सन के आगे भी द नहीं लगा, ईस्ट के आगे भी द नहीं लगा, तो ये गलत होगा। दूसरा, द बेग्स ऑफ सिन आर डेथ, यानी कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, ठीक है। तो द बेग्स ऑफ सिन इज डेथ, इज लगा देना आर के जगह पर, ये सही हो जाएगा। अब इसी ग्रामर पोर्शन में एक और चीज आता है, देखो ये होमोफोन्स है। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, यानी कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में से किसी एक का प्रयोग अपने वाक्यों में कीजिए ताकि उनके अर्थों में, उनके मीनिंग में डिफरेंस हो सके। जैसे इस गेट का मतलब ये गेट आपका है, इस गेट का मतलब होता है सीढ़ियां शायद होती हैं, ठीक है, सीढ़ियां नहीं, गेट का मतलब होता है गति, ठीक है, गति होता है। इस गेट का मतलब होता है गति या चाल, इस गेट का मतलब होता है गेट जो घर के आगे लगता है, ठीक है। तो इन दोनों को अपने सेंटेंस में यूज करना है। जैसे लॉस, इस लॉस का मतलब होता है हानि, और इस लूज का मतलब होता है ढीला, तो इसको सेंटेंस में यूज करना है किसी एक को। देखो गेट, हम गेट को ऐसे लिख देंगे, गेट ऑल स्टेयर्स एट हर गेट, सभी सीढ़ियां अपनी गति पर हैं। इस गेट का मतलब होगा प्लीज एंटर बाय दिस गेट, कृपया इस गेट से प्रवेश करें। ये ऐसे लॉस वाला कर देना, आई एम अनेबल टू बियर दिस हैवी लॉस, मैं इस भारी
हानि को सहने में असमर्थ हूँ। इस लूज का मतलब होता है ढीला, लूज ड्रेस इज ऑलवेज कंफर्टेबल, मतलब ढीले कपड़े हमेशा आरामदायक होते हैं। तो ऐसे आपको सेंटेंस में यूज कर देना है ताकि इनका मीनिंग क्लियर हो सके। बस इतना सा करना है मेरे भाई, नंबर आपको भर भर के एग्जामिनर देगा। अब इसी में हमारे सेक्शन सी में एक और टॉपिक आता है, वो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये लास्ट टॉपिक होगा, 5 नंबर का ये रहेगा और इसके बाद हमारा 25 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। देखो आपको ये हिंदी वाला पैसेज पढ़ना है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे एक बार एक चोर घर में घुस गया, उसे आंगन में एक कुत्ता मिला जो बड़ा स्वामी भक्त था। कुत्ते को चुप करने के लिए चोर ने गोश्त का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंका। ये देखकर कुत्ते ने चोर से कहा, तुम चाहते हो कि मैं भौंकना बंद कर दूं और तुम मेरे मालिक के जेवर और कपड़े चुरा ले जाओ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ कि तुम्हारा फेंका हुआ गोश्त मैं खाने लगूं। तुम इसी समय यहाँ से बाहर निकल जाओ। क्या तुमने मुझे भी बेईमान समझ लिया है? कुत्ता बोल रहा है, भाई क्या जमाना आ गया है। ठीक है, चलो सेक्शन सी हमारा कंप्लीट हो। 25 नंबर का पूरे भैया, 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 10 नंबर में आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन सिंटैक्स होमोफोन्स और 5 नंबर का ये। अब सेक्शन डी की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पूरे 40 नंबर का हमारा होता है सेक्शन डी। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका प्रोज का 15 नंबर, पोएट्री का 10 नंबर, सप्लीमेंट्री का 15 नंबर, टोटल 40 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। देखो इसमें देखो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, कैसे पेपर आएगा वो मैं बता दे रहा हूँ। बाकी मैंने क्वेश्चन आंसर बहुत सारे आपको बता रखे हैं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, तो आपको क्लास मिल जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले प्रोज का क्वेश्चन रहेगा, 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग रहेगा, 15 नंबर। देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड इच, 8 नंबर। जैसे ए है, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज? एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा? नहीं पता तो और लगा है, वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड? सीमापुरी कहाँ स्थित है? दोनों में से कोई एक कर दो, 4 नंबर आपका कंप्लीट। ये हमारे द लास्ट लेसन चैप्टर का क्वेश्चन है, ये हमारे लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। बी देखो, व्हाट डिड रूजवेल्ट से अबाउट द फियर ऑफ डेथ? यानी कि रूजवेल्ट ने मृत्यु के भाई के बारे में क्या कहा? नहीं पता तो और लगा है, व्हाई डिड द मैन सेलिंग रैट ट्रैप रिजॉर्ट टू बेगिंग एंड पेटी थीवरीज? यानी कि चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने भीख मांगने और छोटी मोटी चोरी करना क्यों शुरू कर दिया? तो दोनों में से कोई एक इसमें भी करना, तो 4 नंबर इसका मिलेगा, 4 नंबर इसका मिलेगा, 8 नंबर का आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। आप लोग सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल ही जाएगा, जाकर जरूर देखना। अब चलते हैं लॉन्ग पे। देखो 2 शॉर्ट हो गए 8 नंबर के, एक लॉन्ग रहेगा 7 नंबर का, 15 नंबर प्रोज से रहेगा। देखो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, आपको लगभग 80 शब्दों में आंसर देना है, 7 नंबर का ये रहेगा। जैसे ए, मेंशन द हजार्ड, यानी कि व्याख्या करो द हजार्ड, कठिनाइयों का, खतरों का, आप वर्किंग काम करने के लिए इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, यानी कि चूड़ी उद्योग में। तो कांच की चूड़ी के उद्योग में काम करने के खतरों का उल्लेख करो भाई। आपका ये लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का क्वेश्चन है, जो फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले लोग हैं उनकी स्थिति को बताया गया। बी, द स्टोरी द रैट ट्रैप इज बोथ एंटरटेनिंग एंड फिलोसॉफिकल डिस्कस, यानी कि द स्टोरी कहानी द रैट ट्रैप इज बोथ, वो दोनों है एंटरटेनिंग यानी कि मनोरंजक एंड और फिलोसॉफिकल यानी कि दार्शनिक डिस्कस चर्चा करो। मतलब जो कहानी हमारी है द रैट ट्रैप, ये एक मनोरंजक और दार्शनिक दोनों है, चर्चा कीजिए, इस पर डिस्कस कीजिए। ठीक है, ये आपका होगा। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, तो 8 नंबर का शॉर्ट, 7 नंबर का लॉन्ग, 15 नंबर प्रोज का हो जाएगा। अब हम पोएट्री की तरफ अपने चलेंगे मेरे भाई, पोएट्री से कैसे क्वेश्चन आएंगे इसको जान लो। पोएट्री, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको ये स्टैंजा दिया गया यहाँ से यहाँ तक, इसको खूब ध्यान से पढ़ना है, 6 नंबर का रहेगा और इसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे, ये खुद देख लो, ए बी सी 3 क्वेश्चन रहेंगे, तीनों का आंसर दो, 2-2 नंबर के रहेंगे, आपको 6 नंबर इसके लिए मिल जाएगा। जैसे फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका स्टैंजा है। इसी स्टैंजा से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं एज अ गिफ्ट, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है। अब स्टैंजा किस चैप्टर से आ सकते हैं मैंने बता दिया, माय मदर 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेंट्रल आइडिया की अगर बात करें तो भैया इन्हीं 3 चैप्टर का आएगा। देखो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, ये 3 सेंट्रल आइडिया आप लोग तैयार कर लेते हो अगर ना, ये 4 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। पूरे इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया ही एक ऐसा टॉपिक है जो 101% फिक्स होता है, कोई नहीं काट सकता। ठीक है, सेंट्रल आइडिया इसका नंबर एकदम से फिक्स होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में अपने रखना। तो ये आपका सेंट्रल आइडिया हो गया, तो 6 नंबर का ये, 4 नंबर का ये, 10 नंबर आपका पोएट्री से रहेगा। अब सप्लीमेंट्री की बात करें तो ये प्रोज की तरह रहेगा, मतलब 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग, सेम टू सेम वैसे ही। देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड इज, आपको 40 शब्दों में आंसर देना है, 8 नंबर, मतलब 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखो ए, व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट दैट महाराजा स्पॉटेड इन योर टॉय शॉप,
यानी कि कहा जा रहा है भैया कि व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट, महाराजा ने खिलौने की दुकान में जन्मदिन का उपहार क्या देखा। देखो व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट, जन्मदिन का उपहार, दैट जो महाराजा स्पॉटिंग उन्होंने देखा इन टॉय शॉप, एक खिलौने की दुकान पे। तो महाराजा ने खिलौने की दुकान में जन्मदिन का उपहार क्या देखा। और लगा है हु इज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन है। हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, डेरी उनके बगीचे में कैसे पहुंचता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक आपको करना है भैया, 4 नंबर आपको ऐसे एग्जामिनर देगा। ठीक है, ऐसे बी वाला देखो, व्हाई वुड नन ऑफ द अदर लिटिल क्रिएचर्स लाइक टू प्ले विथ रोजर स्कंक, यानी कि अन्य छोटे जीवों में से कोई भी, अन्य छोटे जीवों में से कोई भी रोजर स्कंक के साथ खेलना पसंद क्यों नहीं करेगा। और लगा है व्हाई डिड डॉक्टर सदाओज फादर सेंट हिम टू अमेरिका, डॉक्टर सदाओ के पिताजी ने उनको अमेरिका क्यों भेजा। आपको पता है वो सर्जन बनाना चाहते थे, डॉक्टर बनाना चाहते थे, तो उसीलिए उन्होंने भेजा था, क्योंकि सबके पिताजी चाहते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मतलब उनकी इच्छा होती है। 2 सॉल्व हो गया, अब एक लॉन्ग रहेगा 7 नंबर का। देखो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, आपको 80 शब्दों में आंसर देना है। जैसे ए, व्हेन एंड हाउ डिड चार्ली फाइंड सैम्स लेटर, मतलब व्हेन कब, एंड हाउ कैसे, डिड चार्ली फाइंड उसको मिला सैम्स लेटर सैम का पत्र, तो चार्ली को सैम का पत्र कब और कैसे मिला। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है भैया, फर्स्ट चैप्टर से शायद है, द 3rd लेवल से, तो इसको पढ़ लेना। बी, हाउ इज द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका यूजफुल टू अस, यानी कि हाउ कैसे इज द स्टडी अध्ययन ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का यूजफुल लाभदायक है टू अस हमारे लिए, तो अंटार्कटिका का अध्ययन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। 2 नंबर 7 नंबर मिलेगा, दोनों में से कोई एक करना है। ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और हमारा जो पेपर है, ठीक है, 12 मार्च इंग्लिश वाला, वो यहीं पर फिनिश होता है। देखो मैंने आपको सेक्शन ए का पूरा सॉल्यूशन बताया, सेक्शन बी छोड़ो, सेक्शन सी का पूरा सॉल्यूशन बताया, सेक्शन डी के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जाकर जरूर देख लेना। तो आज का वीडियो कैसा लगा, जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।